मेरा देवर अंधा था, मगर पति का चहेता भाई होने की वजह से मैं उसके सारे काम करती, कभी कपड़े बदलती, कभी पास बैठकर उसके सारी बातें सुनती। वह भी भाभी भाभी करके मेरे और करीब हो जाता। लेकिन एक रात उसके कपड़े बदलने लगी तो मेरे होश उड़ गए। जब उस रात देवर ने मैं शादी होकर अपने ससुराल आई, दो रिश्तेदारों की औरतों ने मुझे आंगन में बिठा दिया। मेरे सामने ही चारपाई पर मेरा छोटा देवर टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि वे लगातार मुझे ही क्यों देखे जा रहा है। इस वक्त वे 17 साल का था, अच्छा प्यारा सा लड़का था, लेकिन ऐसी हरकत 30 मिनट तक करता रहा। अलग किस्म की औरतें मेरे पास आती रही और मुझे मिठाई खिला रही थी, लेकिन मेरा देवर न तो उठकर मेरे पास आया और ना मुझे कोई बात की। बस सामने बैठकर एकटक मुझे देखे जा रहा था। 2-4 बार मेरी उस पर नज़र पड़ी तो मैं उसे खुद को देखते हुए ही पाया। मैंने दिल में ये सोचा कि ये बहुत ही बेशरम सा लड़का है। बड़ी भाभी तो माँ और बड़ी बहन जैसी होती है, इसे जरा भी शर्म नहीं आई। ये कैसे सबके सामने बस मुझे ही ताके जा रहा है। अब मैं माथे पर बाल ढके इसे घूरने लगी थी, लेकिन अजीब पागल था, बस मुझे ही देखे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। मुझे इसके यूं मुस्कुराने पर गुस्सा आने लगा था। बहरहाल रस्में खत्म हुई और मैं अपने कमरे में आ गई। मेरा मूड बहुत खराब हो चुका था। इस पर नितेश भी मेरे कमरे में देर से आए तो मैं बिल्कुल उदास बैठी थी। वे मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उन्हें गुस्से से देखा। वे मुझे यूँ उदास देखकर कहने लगे, क्या बात है आरती? फिर वे समझे कि या शायद वह काफ़ी देर से कमरे में आए, इसीलिए मैं नाराज़ हूँ। कहने लगे, मेरे दोस्त आज मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तुम तो जानती हो, ऐसे मौके पर दोस्तों की मजाक आसमान पर होती है। लेकिन फिर नितेश की तारीफ सुनकर मेरा मूड खुश हो गया। मैंने देवर की बात को अपने पति के सामने दोहराया नहीं था कि क्या सोचेंगे। आते ही मेरे भाई के बारे में ऐसी बातें शुरू कर दी। मेरा पति नितेश का एक ही भाई था, सागर। माँ बाप न थे। उस वक्त घर में मेरा पति और मेरा देवर सागर था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो नितेश कहने लगे, आज का नाश्ता मैं बाजार से ही ले आया हूँ, लेकिन देखो मैं घर पर कोई औरत नहीं है, इसीलिए आज की मेहमान नवाजी तो मैं निभा दी, लेकिन कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। ये बात मैं पहले से ही जानती थी, इसीलिए मैंने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बाहर आई तो नाश्ते की टेबल पर मेरा देवर बैठा था। इसके सामने बैठ गई। इसने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जब नितेश टेबल के पास आया तो मेरे बजाय सागर के पास बैठ गए। इसकी प्लेट में दाल डाली और रोटी तोड़कर अपने हाथ से खिलाने लगे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई और इससे ज़्यादा हैरानी मुझे ये हुई कि सागर अब भी सामने बैठा मुझे ही देखे जा रहा था। इससे तो अपने भाई का भी लिहाज न था और गुस्सा मुझे नितेश पर भी आने लगा कि वे तो इसे रोक सकते थे। और फिर ये भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि नितेश खुद क्यों खाना खिला रहे हैं। वह 17 साल का लड़का था, क्या खुद नहीं खा सकता? मैंने कहा, नितेश, सागर खुद खा सकता है, आप अपना नाश्ता करें। मेरी बात सुनकर वह कहने लगे, आरती, सागर अंधा है, देख नहीं सकता। ये सुना था कि मेरा निवाला हाथ में ही रह गया। मैं बड़ी हैरत से देखने लगी। अच्छा खासा खूबसूरत था। इसकी आंखें भी नशीली थी, बेहद खूबसूरत थी। मुझे न जाने क्यों बड़ा ही दुख हुआ, अफसोस हुआ कि इसकी आंखों में ये कमी थी कि वे देख नहीं सकता। और कल से मैं न जाने दिन में इसको कितना बुरा भला कह चुकी थी। नितेश के चेहरे पर उदासी थी। नितेश कहने लगा कि सागर बचपन से ही अंधा है, देख नहीं सकता। इसका बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। नितेश कहने लगा, इसके सारे काम मैं करता हूँ, लेकिन अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम इसे अपना छोटा भाई समझकर
इसके सारे काम किया करो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस हुआ ये सुनकर कि सागर अंधा है। सागर देखने में कितना खूबसूरत और हसीन था, खास ये देख भी सकता। मेरी बात पर सागर की आंखों में आंसू झलके थे। कहने लगा, भाभी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपको देखूं, लेकिन देखो मेरी बदकिस्मती, मेरी एक ही भाभी है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। कुछ देर बाद पहले जो मेरे दिल में सागर के लिए नफरत के जज्बात थे, वे अब हमदर्दी में बदल चुके थे। लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े जब नितेश ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। जब वे अपने काम पर जाने लगे तो मुझसे कहने लगे कि सागर को खाना भी तुम अपने हाथ से खिलाओगे और कपड़े भी तुम ही पहनाओगे। खाने तक तो सुनकर ठीक था, लेकिन कपड़े, ये सुनकर तो मेरा दिमाग थोड़ा सा चकरा आया था। मैंने कहा, नितेश ये गलत बात है, सही नहीं है, मैं कैसे इसके कपड़े बदल सकती हूँ। कहने लगा कि इसे छोटे भाई की तरह समझो, इसे प्यार दो। अब मैं ऑफिस के काम संभालूं या इसे संभालूं, लेकिन तुम खुद मैनेज कर लेना। ये चले गए। मैं बेहद परेशान थी। अभी तक ये सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। इतने में मुझे सागर के कमरे से पुकारने की आवाज़ आई। वह भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था। मैं इसके कमरे में गई तो वह बेड पर बनियान पहने खड़ा था। कहने लगा, भाभी ये शर्ट मुझे पकड़ा देना, जाने भाई ने कहाँ रख दिए। पूरे बेड पर हाथ मार मार के देख चुका हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कहाँ है। इसकी शर्ट बेड के कोने पर टकी हुई थी। मैंने वह शर्ट इसे पकड़ा दी। उसने शर्ट पहन तो ली, लेकिन बटन वह आड़े टेढ़े बंद कर रहा था। मजबूरन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ा। मैंने कहा, तुम छोड़ो, मैं तुम्हें बटन बंद करके देती हूँ। मैं इसके शर्ट के बटन बंद किया तो वह खुश हो गया। कहने लगा, मेरे बाल भी बना दो। भाभी मैंने ड्रेसिंग से कंघा निकाला और इसके बाल भी बना दिए। फिर कहने लगा, मुझे अपना हाथ दे। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, दो तो। मैंने डरते डरते उसे अपना हाथ पकड़ा था। मैं ये सोच रही थी कि वे क्यों मेरा हाथ पकड़ना चाहता है। इसने मेरा हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया था। कहने लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, भाभी आपको देख तो नहीं सकता, लेकिन मैं सोच तो सकता हूँ। इसीलिए आपका हाथ पकड़कर महसूस करना चाहता था कि भाभी कैसी होती है। मुझे तो माँ की मोहब्बत भी नसीब ना हुई। बहुत छोटा था ना जब मेरी माँ का देहांत हो गया, और पापा भी 2 साल पहले ही देहांत हो गया। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तो वही मुझे संभालते थे, लेकिन इसके बाद सारी जिम्मेदारी नितेश भाई पर आ गई है। और शादी के बाद आपके भी कुछ दिन अच्छे नहीं गुजरे कि मेरा बोझ आप पर पड़ गया। वे बड़ा उदास होकर ये सब कह रहा था। मैंने कहा, तुम किसी पर भी बोझ नहीं हो और मुझ पर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात पर वे मुस्कुराने लगा। कहने लगा, आप बहुत अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरा देवर सागर की हरकतें कुछ अजीब सी होने लगी थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा खुले मिजाज का होने लगा था। अब तो वह खुद पुकार के कहता, भाभी मुझे शर्ट पहना दे, मुझे बटन सही बंद से नहीं होते। कभी कहता कि तौलिया से मेरा बाल साफ कर दीजिए। ये काम तो वह खुद भी कर सकता था। मुझे तो लगता था कि बस एक देवर है और एक पति, मुझे तो घर में कोई काम ही ना होगा। लेकिन मैं तो इस सागर की वजह से घन चक्कर सी बनकर रह गई हूँ। कभी किचन में बर्तन धो रही होती तो वह भाभी भाभी चिल्लाने लगता। मैं भागती दौड़ती इसके कमरे में जाती तो वह हंसने लगता। हाथ में मोबाइल पकड़ा होता, कहने लगता, मेरे साथ बैठकर ये गाना तो सुनो जरा, कितना अच्छा है। वे देख तो नहीं सकता था, लेकिन सुन सकता था। इसीलिए मोबाइल पर कहानी और गाने सुनना इसका शौक था। मैं कहती, तुम सुन रहे हो तो खामोशी से सुनते रहो। अब मुझे ये बताओ कि मैं बर्तन धो लूँ, खाना बनाऊँ, फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये गाने और कहानी सुनूंगी। मैं बड़े प्यार से उसे डांटा था और ऐसा भी एहसास दिलाया था कि मुझ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। वे मेरी बात सुनकर हंसने लगा। कहने लगा, मेरे पास बैठे और मेरे साथ ये गाना सुनो।
आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। काम क्या है, छोड़ो, काम तो कभी ख़त्म हुए हैं। इसके बारे में मैं बैठ गई। मैंने कहा, अच्छा चलो ये बताओ, अब तुम्हें भूख लगेगी तो क्या खाओगे? वे हंसने लगा, कहने लगा, आपका दिमाग खाऊंगा। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, खबरदार जो अब तुमने मुझे आवाज़ दी, समझे ना? बस मुझे काम के वक्त ही बुलाया करो, मुझे अभी खाना बनाना है। नितेश मुझे मटर पनीर का कह कर गए हैं, और तुम्हें भी तो मटर पनीर पसंद है ना? और तुम्हें क्या पता कितना वक्त लग जाता है मटर पनीर बनाने में। ऊपर से इतनी गर्मी है कि किचन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। ये कहकर मैं बाहर चली गई। 1-2 घंटे लग गए थे मुझे किचन में काम करते हुए। मैंने मटर पनीर बनाई। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। बाहर आई तो घर गंदा पड़ा था। घर की सफाई की, फिर सोचा कि सागर का कमरा भी लगे हाथ साफ कर दूं। लेकिन जैसे ही मैं सागर के कमरे में दाखिल हुई, वे चीज़ों को टटोल टटोल कर अपना कमरा खुद साफ कर रहा था। इसके हाथ में एक कपड़ा भी था जिससे वे फर्नीचर साफ कर रहा था। ये देखकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। मैं इसके हाथ से कपड़ा छीना तो वह कहने लगा, नहीं, आप थक जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि सारे काम भाई ने आपके सर पर डाल दिया है। भाभी, ऐसा करे कि मुझे बता दिया करे। छोटे मोटे काम जो मैं कर सकता हूँ मैं कर लिया करूँगा। वे बड़ी उदासी से और फिक्रमंदी से कह रहा था। मैंने कहा कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम बैठे रहो। मैं इसके हाथ पकड़ और इसे पकड़कर बिठा दिया और मोबाइल इसके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा, तुम बस वीडियो सुनो करो। इस एक वीडियो लगा दी जिसमें अच्छी कहानी थी, लेकिन इसने तो मोबाइल के साथ साथ मेरा हाथ भी पकड़ लिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। बहुत कर लिया आपने काम, अब आप कुछ नहीं करेंगे। इसने मेरा हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ा था। मैंने कहा, सागर, ये क्या हरकत है? मेरा हाथ छोड़ो। शाम हो गई है और मुझे चाय भी बनानी है। तुम बताओ, चाय के साथ क्या खाओगे? तुम्हारे लिए कुछ फ्राई कर दूं कि नहीं? कुछ नहीं खाना मुझे। आप अपने साथ किचन में लेकर जाए। बस मुझे बताए कि चाय कैसे बनाते हैं। मैंने कहा, तुम मेरी फिक्र छोड़ दो। ये कहकर मैंने अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया और किचन में आ गई। इसके लिए चाय बनाई, चिप्स तले, फिर इसको चाय दी। चिप्स खाते हुए वह लगातार मेरी तरफ देखे जा रहा था। फिर एक दिन वह हुआ कि मेरे होश उड़ गए। मुझे सुबह से ही बुखार था, लेकिन नितेश को मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस मुझे बुखार की दवा देकर चले गए। कहने लगे, देखो, तुम बीमार मत पड़ा करो, मेरा सारा घर उलट पुलट पड़ जाता है। फटाफट से बुखार की गोली खा लेना और खाना घर पर ही बनाना। दोपहर को भी मुझे ऑफिस का बचा खाना खाना पड़ता है और घर जाकर मैं बाजार का खाना तो बिल्कुल नहीं खा सकता। उनके सामने तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं कर दूंगी, लेकिन बुखार की दवा खाने के बावजूद मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था। शायद मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था। गले में बहुत दर्द था और मेरा बुखार कम होने के बजाय बढ़ने लगा। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब कमरे में दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुला। सागर मेरे सामने खड़ा था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर इसे देखा था। वह अपनी स्पीक की मदद से चलता हुआ मेरे पास आया। भाभी, आपको क्या हुआ है? आपने अभी तक मेरा नाश्ता भी नहीं बनाया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है। ये सुनकर वह परेशान हो गया। मैंने कहा, मुझसे बिल्कुल बेटा नहीं जा रहा, मैं कैसे तुम्हारा नाश्ता बनाऊंगी? वह कहने लगा, आपने भी नाश्ता नहीं किया। मैंने कहा कि नहीं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उठकर नाश्ता बना सकूं। ऐसा करो, तुम नितेश को फ़ोन कर दो, उसे कह दो वे जल्दी घर आ जाए, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ये सुनकर मैं एकदम बेड पर उठकर बैठी थी। अपने बुखार को भूलकर भी जल्दी से कमरे से बाहर आई और देखने की आवाज़ किसकी है। आवाज़ किचन से आ रही थी। जब मैं किचन में आई तो मेरे होश उड़ गए। सागर के कपड़ों पर आग लगी हुई थी। मैं फटाफट से रस्सी पर सूखे तौलिए को उतारा
और फटाफट से सागर के सार पर लगी आग बुझाने लगी। लेकिन इस वक्त तक इसका पेट और हाथ जल चुका था। वह चिल्लाए जा रहा था। मैंने कहा, तुम क्या करने गए किचन में? कहने लगा, मैं आपके लिए चाय बनाने गया था। वह तड़पते जा रहा था। कहने लगा, मुझे क्या पता था कि आग लग जाएगी। मैं जल्दी से नितेश को फ़ोन किया। सागर तो यूं तड़प रहा था कि जैसे उसे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। इसका पेट और हाथ जल गया था। वह तड़पते जा रहा था। नितेश को जब पता चला तो वे भी थोड़ी देर बाद घर आए थे। सागर का पेट और हाथ काफ़ी हद तक जल चुका था और वह रोए जा रहा था। नितेश इसे डॉक्टर के पास ले गए थे। मैं घर पर ही थी और बेहद परेशान थी कि जब मुझे नितेश का फ़ोन आया। मैंने फ़ौरन से फ़ोन उठाया। मैंने पूछा कि सागर कैसा है। वे कहने लगे कि इसका पेट और हाथ कितना जख्मी हुआ है। मैंने तुम्हें भी कहा था कि इसका ख्याल रखा करो। ये कहकर नितेश जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कहने लगे, मुझे बहुत फिक्र रहती है इसकी, इससे तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। वह बुरी तरह से चिल्लाए जा रहा है। मैंने कहा, मुझे बुखार था, मुझे क्या मालूम कि वह किचन में चला जाएगा। आंसू मेरे भी बह रहे थे। नितेश कहने लगा कि मैं अस्पताल में ही रहूँगा, तो मेरा इंतज़ार मत करना। मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि सुबह तक सागर को राहत मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएगा, फिर घर आ जाएगा। मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगी। लेकिन जो खबर मुझे सुबह सुनने को मिली, मेरे होश उड़ के रह गए थे। नितेश ने कहा कि सागर अब हम लोगों के बीच नहीं रहा। ये सुना था कि मैं रोने लगी। मैंने कहा, नितेश नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? इसका बस जरा सी आँच तो लगी थी, इससे कैसे कुछ हो सकता है? वह कैसे मर सकता है? मैं रोए जा रही थी तो नितेश भी रो रहे थे। कहने लगे, आँच इसके दिल तक पहुंच चुकी थी। बहुत कोशिश की डॉक्टर ने, लेकिन इससे तकलीफ सही नहीं जा रही थी। पूरी रात भर मेरा भाई दर्द से तड़पता रहा। मेरा हाथ पकड़े ही कहता रहा, भाई मैं मरना नहीं चाहता, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। अभी तो बहन जैसी भाभी मिली है मुझे, लेकिन वह जा चुका था। ये सदमा दोनों पति पत्नी के लिए बहुत बड़ा था। मुझे अक्सर घर में सागर की भाभी भाभी पुकारने की आवाज़ आती थी। मैं भागकर जब इसके कमरे में जाती तो खाली कमरा देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगती थी। कभी मुझे लगता कि वह हंस रहा है, कभी कह रहा है, भाभी छोड़ो सारे काम, मेरे पास आकर बैठो ना, मैं आपको गाने सुनाता हूँ। कुछ महीने बाद मैं पेट से हुई थी। नितेश मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे, लेकिन ये पूरा वक्त भी सागर की याद में रोते रहे हुए गुजारा था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था और मेरा बहुत ख्याल करता था। मैं कुछ सोच रही थी कि मैं उठी और नाश्ता बनाने लगी, पर जो किस्मत में होता है उसे कौन रोक सकता है। और फिर मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। नितेश बहुत ठीक रहने लगे थे। उसने कहा, बच्चे का नाम तुम अपनी मर्जी का रखो। मैंने कहा, मुझे इसका नाम सागर रखना है। मेरी बात सुनकर नितेश की आंख भर आई थी। मैंने इस बच्चे को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, ऊपर वाले ने हमें दूसरा सागर दे दिया है, यही अब हमारे गमों को भरेगा और सागर की कमी को पूरा करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।